हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता भी होगा लेमी थ्योरम के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर 110% पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर मैं लेमी थ्योरम की बात करूँ तो ध्यान से समझना कि मान लो हमारे पास तीन कोई फोर्सेस हैं। एक हमारे पास ये फोर्स है, ठीक है, ये हमारे पास मान लो क्यू फोर्स है दोस्तों, ये हमारे पास पी फोर्स है, और एक हमारे पास दोस्तों ये आर फोर्स है मान लो। ठीक है, मैंने बना दिया ये आर फोर्स है। तो हमारे पास दोस्तों ये तीन फोर्सेस हैं, पी क्यू आर। ठीक है, अब हम मैं क्या करने आऊँ, लेमी थ्योरम क्या कहती है, देखो कि मान लो इन दोनों जो फोर्सेस है इनका जो एंगल है वो है गामा। ठीक है, और ये दो फोर्सेस है, इसका जो एंगल है दोस्तों ये है बीटा मान लो, और ये दो फोर्सेस है, इसका एंगल क्या है, अल्फा। अब लेमी थ्योरम क्या कहती है दोस्तों कि अगर मैं पी फोर्स निकालूंगा तो पी अपॉन कितना हो जाएगा दोस्तों, इसके सामने वाला जो फोर्स है, इसके सामने वाला जो एंगल है जैसे अल्फा, तो क्या हो गया, साइन अल्फा। ये लेमी थ्योरम कहती है आपकी, क्या कहती है कि जो फोर्स जो लग रहा है उसके सामने वाला फोर्स है उसके साइन के बराबर, साइन एंगल के बराबर होता है। जैसे देखो, अगर मैं दोस्तों Q निकालूंगा तो Q के सामने कौन सा है, बीटा। तो यहाँ पर अगर मैं Q निकालूंगा तो Q अपॉन साइन बीटा, इस तरीके से मैं लिख पाऊंगा। अगर मैं R की बात करूँ तो R के सामने कौन सा है दोस्तों, गामा। तो ऐसे मैं क्या लिखूंगा, R अपॉन साइन गामा। तो ये आपकी लेमी थ्योरम कहती है, क्या कहती है, इफ थ्री को प्लानर फोर्सेज, अगर ये तीन को प्लानर फोर्सेज है, और को प्लानर फोर्स का मतलब क्या है, एक सिंगल पॉइंट भी लग रहे हैं दोस्तों, है ना, कॉनकरेंट हो गए आपके। तो अगर दोस्तों ऐसे जो फोर्सेस हैं और ये तीनों फोर्स दोस्तों आपके इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, तो लेमी थ्योरम क्या कहती है, तो ये कहती है दोस्तों आपकी लेमी थ्योरम। ठीक है, कि अगर मैं इस फोर्स को निकालने की बात करूंगा तो इसके सामने वाला एंगल क्या है, अल्फा, तो इसके साइन अल्फा के बराबर होगा। ऐसी दोस्तों क्यू की बात, अगर मैं इस फोर्स को निकालूंगा तो इसके सामने क्या है, बीटा, तो क्यू अपॉन साइन बीटा हो गया। ऐसी दोस्तों अगर मैं आर की निकालूंगा तो आर के सामने क्या है, गामा, तो ये क्या हो जाएगा, आर अपॉन साइन गामा। तो ये आपकी लेमी थ्योरम बोलती है। अगर आप इसके स्टेटमेंट के बारे में जानना चाहते हो तो स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इफ थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट, अगर तीन फोर्सेज एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, आर इन इक्विलिब्रियम, और तीनों फोर्सेज कैसे होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। द रेशियो ऑफ एनी ऑफ द फोर्सेज, किसी भी फोर्सेज का दोस्तों रेशियो इज इक्वल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, उन दो फोर्सेज के बीच का साइन के बराबर होगा। जैसे पी निकाला तो इन दोनों फोर्सेज, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, अल्फा, तो पी अपॉन साइन अल्फा अपना निकला था। ठीक है, तो यही यहाँ पर आपकी लेमी थ्योरम बोलती है। तो आई होप आपको लेमी थ्योरम समझ आ गई होगी। अब देखो, लेमी थ्योरम के साथ साथ एक और जो थ्योरम है आपकी वो है ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, उसको और समझ लीजिए, फिर मैं इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ। तो देखिए, ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या है, देखो बेसिकली लेमी थ्योरम जो है यही होती है ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। अब देखो, आप लोगों को समझ नहीं आता लेकिन आज समझ आएगा कि मान लो ये हमारे पास क्यू फोर्स है, अगर मैं इसी को दोस्तों एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्यू फोर्स को ही, अगर मान लो मैं इसको फोर्सेस को यहाँ बना लूँ, मैंने ये इस फोर्स को दोस्तों यहाँ बना लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्यू है। अब दोस्तों ये पी जो फोर्सेस है ये क्या है, ये क्यू फोर्सेस से जुड़ा हुआ है ना, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, यहाँ से पी फोर्स ऊपर बना दिया आपका, मान लो ये मैंने क्या बना दिया, पी फोर्स बना लिया। अब आप देख पा रहे हो ये आर जो फोर्स है आपका, है ना, ये नीचे है, यानी कि कहीं ना कहीं ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कुछ इस तरीके से क्या बना दिया आपका, ये बना दिया आपका आर। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल बन गया। अब ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस क्या कहता है, बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पर जो क्यू फोर्सेस था मैंने बिल्कुल सेम टू सेम भी ले लिया, है ना, इसको एक्सटेंड कर लो, मान लो ये है। अब इस तरीके से जो पी फोर्स था इसको ये मैंने ये बना लिया, लो इसको एक्सटेंड कर लिया मैंने, ये है। अब इसी तरीके से जो आर था तो मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल खिसका दिया बस ऊपर, है ना, इसी की तरह बिल्कुल खिसका दिया ऊपर, ये लो आर ये बन गया आपका। अब आपको देख पा रहे हो, देखो आर और क्यू के बीच में क्या, अल्फा अल्फा एंगल है। तो देखो आर और क्यू के बीच में क्या है, अल्फा एंगल, तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ ये आपका क्या है, अल्फा एंगल है। अगर ये अल्फा एंगल है दोस्तों, तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन के अंदर
180 होता है, स्ट्रेट लाइन का सम क्या होता है 180, तो अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब इसी तरीके से देखो पी और क्यू के बीच एक गामा है, तो पी और क्यू के बीच में कौन सा है दोस्तों, गामा एंगल है, यानी कि ये वाला गामा एंगल है। अगर हम अंदर की बात करूंगा तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा 180 माइनस गामा, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों देखो पी और आर के बीच में, पी और आर के बीच में क्या है बीटा, यानी कि ये जो एंगल है दोस्तों आपका ये है बीटा, और इसके अंदर की अगर मैं बात करूंगा तो 180 माइनस बीटा हो जाएगा आपका। तो आपको याद रखना है जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो तो ये इसी इसी तरीके से जनरली हम लोग प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इस फॉर्म में सॉल्व नहीं कर रहे हो, अगर इस फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हो तो जो आपको एंगल दे रखे होते हैं उसमें से 180 माइनस करना पड़ता है, इतना आपको याद रखना है। यानी कि जो एंगल दे रखे हैं वो बाहर वाले एंगल दे रखे होते हैं, और लॉ ऑफ ट्राइंगल में हम लोग अंदर वाले एंगल के लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें 180 में से माइनस करना पड़ता है, तो ये डिफरेंस होता है। तो इसको हम लोग लिख कह सकते हैं, वही लिख सकते हैं। देखो पी के सामने कौन सा एंगल है आपका 180 माइनस अल्फा, तो यहाँ पर लिख लो ये पी अपॉन क्या हो गया 180 माइनस अल्फा, ठीक है, लेकिन साइन आगे जरूर आएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा क्यू साइन 180 माइनस बीटा, ठीक है। इसी तरीके से आप और बराबर लिख सकते हो क्या आर साइन 180 माइनस गामा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। तो ये क्या है आपका दोस्तों ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस होता है। यहाँ पर देखो, और यहाँ पर मैंने क्लियरिटी में आपको डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है इसकी, देखिए कि इफ 3 कोप्लानर फोर्सेस इज सेम प्लेन एक्टिंग एट अ पॉइंट, अगर 3 कोप्लानर फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं दोस्तों आर इन इक्विलिब्रियम, जो कि क्या है एक इक्विलिब्रियम में है, सो कैन बी रिप्रेजेंट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, और इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाए साइड ऑफ अ ट्राइंगल में कि विच आर ड्रॉन इन सच अ मैनर, इस तरीके से दोस्तों इनकी साइड ड्रॉ की जाए ऑफ अ ट्राइंगल आर पैरेलल टू द फोर्स टेकन इन ऑर्डर, जो भी हमारे फोर्स दे रखे हैं, मान लो ये फोर्स दोस्तों दे रखे हैं, इसके क्या है पैरेलल हो। तो आपको मैंने बता ही दिया कि ये जो इस तरीके से मैंने ड्रॉ की थी लाइन दोस्तों, देखिए आप खुद देखिए मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ की थी। देखो ये पी क्या है ये इसके पैरेलल हो गया है ना, ऐसे आर क्या है आर इसके पैरेलल मैंने बनाया था, ऐसे क्यू क्या है ये इसके पैरेलल बनाया था। तो इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया लाइन कि इसके पैरेलल बन गया, तो वही यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में लिख दिया कि विच आर ड्रॉन इन सच अ मैनर, इस तरीके से हमने ड्रॉ किया दैट द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर पैरेलल टू द फोर्स टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस होता है। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेस पर। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन देखिए आप सबसे पहले कि देखो मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये आपको आपने देखा भी होगा एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके पास पूरी लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास 10 न्यूटन का वेट है और एक आपका 10 न्यूटन का वेट है। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है कि ये थीटा दे रखा है, ये कितना होगा आपसे ये पूछा गया है। तो हमारे पास क्या है इफ फ्रिक्शनलेस पुली टेंशन, ठीक है। तो हमारे पास टी आपको पता है टेंशन जो लग रही है 10 न्यूटन की लग रही है दोनों की तरफ, तो मैंने 10 न्यूटन ले लिया। ये मान लिया मैंने थीटा पूछा है दोस्तों, है ना, तो ये थीटा है ये थीटा मान लिया मैंने। तो देखो जब आप ये जो आपका टी है दोस्तों, अगर इसका आप कंपोनेंट तोड़ोगे तो यहाँ इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तोड़ोगे आप, है ना, और एक वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ोगे। जब आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तोड़ोगे दोस्तों तो क्या होगा आपका, जैसे मान लो टी कॉस थीटा हो गया, ऐसे ही दोस्तों आपका यहाँ पर टी साइन थीटा होगा, ठीक है। और इसी तरीके से इसको तोड़ लो आप रिजॉल्व करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इसको और रिजॉल्व करोगे तो यहाँ पर टी साइन थीटा आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग करते हो। देखो जब भी आपने पढ़ा होगा ये तो आप बहुत सिंपल सा है कि अगर आपके पास ये कोई दे रखा होता है और आपको इसको तोड़ना होता है तो ये एक आप इसको तोड़ते हो ना ये, है ना। अगर मान लो यहाँ पर थीटा है तो ये आपका कॉस थीटा वाला एंगल हो गया, है ना, और यहाँ पर क्या हो गया इसको रिजॉल्व करोगे इस वाले को साइन थीटा में रिजॉल्व करोगे, तो इस तरीके से करते हो। तो वही मैंने यहाँ पर कर दिया टी कॉस थीटा, इसी तरीके से यहाँ का टी कॉस थीटा। अब इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो क्या होगा 2t कॉस थीटा में लिख सकता हूँ, और दोनों किसके बराबर है 15 न्यूटन हमारे पास वेट लग रहा है उसके बराबर है। तो यहाँ से कॉस थीटा हो गया आपका 15 और 2t नीचे आ गया, तो कॉस थीटा कितना हो गया 15/2t, टी कितना है आपका 10, तो मैंने 10 लिख लिया। तो यहाँ से कॉस थीटा का कॉस थीटा है 3/4, यानी कि यहाँ से काट दिया इन्होंने, ठीक है। ये जैसे 3/4 आ गया। अब यहाँ से थीटा निकालोगे तो कॉस इनवर्स 3/4 आ जाएगा, यहाँ से आप लोग थीटा निकालोगे ये आपका थीटा निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल प्रॉब्लम होती है। अब मेन हमने जो अभी लेमी थ्योरम पढ़ी उसके बेस पे प्रॉब्लम देखिए दोस्तों, कि मान लो हमारे पास ये प्रॉब्लम दे रखी है
अब इसको बड़े ध्यान से समझिए कि हमारे पास ये प्रॉब्लम दे रखी है। अब देखो अभी फ़िलहाल में आप, और यहाँ से हमसे पूछा गया है कि P4 की वैल्यू क्या होगी, P5 की वैल्यू क्या होगी, P3 की वैल्यू क्या होगी, P1 की वैल्यू क्या होगी और P2 की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो एक काम करो, पहले तो आप लोग इसको भूल जाओ, है ना। तो पहले आपको इसमें से वैल्यू निकालो। मान लो देखो हमारे पास P1 दे रखा है, P1 और P1 के नीचे देखो 500 न्यूटन का लोड लग रहा है। तो अगर आप इसके कंपोनेंट को तोड़ोगे दोस्तों, है ना, यहाँ कुछ इस तरीके से आप लोग कर पाओगे। तो देखना, तो P1 की अगर मैं बात करूँ तो P1 ऊपर नीचे 500 न्यूटन का लोड लग रहा है, तो यहाँ से P1 तो डायरेक्ट आपका 500 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ से P1 तो मैं डायरेक्ट 500 न्यूटन ले सकता हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P1 को तो मैं डायरेक्ट 500 न्यूटन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर दिक्कत जो है कि मान लो मैं इसको तोड़ूंगा, अब जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा इसमें, है ना, तो यहाँ पर आपको पता है ये क्या हो जाएगा आपका P3 साइन 45। जब मैंने इसको रिजॉल्व करूंगा तो P3 साइन 45 हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर रिजॉल्व करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P3 कॉस 45। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर ये जो लाइन थी आपकी, ये जो एंगल बनना है दोस्तों 45 वाला, इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया P3 साइन 45 में, और इसी तरीके से यहाँ रिजॉल्व कर लिया P3 कॉस 45 में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इससे आपको क्या फ़ायदा मिला, यहाँ से मैं जब P2 निकालूंगा, मान लो अगर मैं P2 निकालूंगा तो देखो P2 में एक फोर्स लग रहा है इस साइड की तरफ, और एक यहाँ पर लग रहा है P3 cos 45। तो यहाँ पर लिख दिया P3 cos 45। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, P2 के बराबर, तो P2 के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से P2 में डायरेक्ट निकल जाएगा, P3 हमारे पास है ही कितना है 500 √2, और यहाँ से कितना हो गया cos 45 की वैल्यू कितनी 1/√2। यहाँ से P2 की वैल्यू निकल कर आ गई आपकी, इस सिंपल P2 की वैल्यू निकल कर आ गई। अब P3 निकालने के लिए आपको पता ही है P3 हमने किस तरीके से निकाला था कि यहाँ पर आपके पास क्या 45 दे रखा है, तो P3 साइन 45, तो P3 साइन 45 बराबर कितना हो गया 500 न्यूटन। यहाँ से हमने P3 निकाल लिया था। ठीक है, तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो दोस्तों कि हमारे पास हमने क्या किया कि सबसे पहले हमारे पास ये जो फोर्स था इसके मैंने कंपोनेंट तोड़ दिए, एक साइन कंपोनेंट और एक कॉस कंपोनेंट, ये आपको पता होगा। जब मैंने ये कंपोनेंट तोड़े तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर P3 साइन 45 जो है आपका, और नीचे आपका 500 न्यूटन का लोड लग रहा है, तो यहाँ से P3 साइन 45 बराबर 500 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों ने P3 की वैल्यू निकाल ली, जो कि ये निकल कर आ गई। अब इसी तरीके से यहाँ पर P2 दे रखा है, यहाँ पर P3 cos 45 दे रखा है, तो P2 बराबर P3 cos 45 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप लोग P2 की वैल्यू निकालोगे 500 न्यूटन। जब P3 और P2 की वैल्यू आपकी निकल गई और P1 की वैल्यू निकल गई, तीनों की वैल्यू निकल गई, अब रह गया आपका, इसको भूल जाओ, आपके पास ये रह गया। अब ये इतना सा रह गया, अब इसमें आप लोग क्या करो लेमी थ्योरम लगा लो। और लेमी थ्योरम क्या कहती है, देखो अब एक चीज़ ध्यान से सुनना कि मान लो अगर ये 45 आपका डिग्री का एंगल है, देखो मैं इसको यहाँ अलग कर लेता हूँ, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, तो आपको पता है ये 45 हमारा डिग्री का एंगल था। अब ये रिजॉल्व हो गए कहीं ना कहीं, अगर ये 45 दोस्तों तो ये आपको 45 होगा। देखो यहाँ देखो, अगर ये 45 है, देखो अगर ये वाला 45 था तो आपको पता है ना, ये अगर मैं इसको स्ट्रेट करूँगा तो ये वाला आपका 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको पता है ये कितना है 90 डिग्री, तो 90 + 30 तो ये कितना हो जाएगा बताओ, लगाओ 90 और 30 कितना हो गया 120, और 180 में से 120 माइनस करो, जो निकल कर आएगा वो आपका ये हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया। देखो ये हमारे पास 145 हो गया, ये 90 है ही अपना, ये 30 है, ये हमारा 60 निकल कर आ गया। तो ये वाला जो एंगल है हमारा, देखो 45 ये है, तो 180 में से 45 माइनस करूँगा तो 130 निकल कर आ गया। अब हमें साइन वही लगानी है, लेमी थ्योरम लगानी है। देखो P4 के सामने एंगल कौन सा है, ये है 60 + 45 यानी कि 105। P4 के सामने ये एंगल है, तो साइन 105 ले लिया। इसी तरीके से P5 अगर मैं निकालना चाहूँगा तो इसके सामने कौन सा है 135, साइन 135 ले लिया। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं P3 निकालना चाहूँगा तो P3 के सामने क्या है 90 + 30, तो ये 120 हो गया। अब यहाँ से हमने कोई दो वैल्यू ले ली, मालूम देखो मैंने P3 और P4 और P5 वाली जो वैल्यू है, इन दोनों को कैलकुलेट करके कोई भी दो इक्वेशन ले लो, यहाँ से आप लोग वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ से आपकी P5 निकल गई
और यहाँ से आपकी P4 निकल आई। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ देखो आपको P3 की वैल्यू पता थी, 500√2 थी, तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर P3 और P5 को ले लिया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, तो P3 की वैल्यू मैंने लगा दी यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ से मैं P5 की वैल्यू निकाल लूँगा, सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका डिवाइड, यहाँ से P3 की वैल्यू निकल गई, अब की P5 की वैल्यू निकल गई। इसी तरीके से हम लोग कोई और 2 इक्वेशन ले लेंगे, यहाँ से आप लोग P4 की वैल्यू निकाल लोगे। तो सिंपल है, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं अपने सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो आज दोस्तों देखो सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ फोर्स क्या होता है दोस्तों। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है दोस्तों? वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती है दोस्तों। और इन एडिशन ऑफ द फोर्स हैज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब ये, मतलब अगर हम इस सिस्टम ऑफ फोर्सेस में इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में जितने भी फोर्स, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, है ना, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। कौन से होते हैं, कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स क्या होते हैं, कोप्लानर और नॉन कोप्लानर फोर्सेस क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये होता है दोस्तों इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जबकि बात करते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस की, तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस में क्या आता है दोस्तों, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब बहुत सारे फोर्सेस एक बॉडी के अंदर एक्ट कर रहे हैं। मान लो ये आपकी एक बॉडी है और इस बॉडी के अंदर ये इसका क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और इसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं दोस्तों, देन इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टम ऑफ फोर्सेस बोलेंगे दोस्तों। और क्या है दोस्तों इसमें, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोर्स कैन बी स्टार्टेड, किस किस बेस पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पता करते हैं दोस्तों, मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बेस पे। अब दोस्तों देखते हैं आगे। तो दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं, अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स में बी क्लासिफाइड एज, फोर्स किस में क्लासिफाइड किया गया है दोस्तों, कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, और कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस, और कोप्लानर एंड नॉन कोप्लानर फोर्सेस। दोस्तों ये 3 फोर्सेस हैं, इनके बारे में हमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, और क्या होते हैं कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस दोस्तों, और कोप्लानर एंड नॉन कोप्लानर फोर्सेस क्या होते हैं। तो दोस्तों देखिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए आपके पास ये बॉडी दे रखी है, कोई भी एक बॉडी दे रखी है, और इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, ये है इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्स लग रहा है, जैसे देखो F1 एक फोर्स लग रहा है, ये F2 दूसरा फोर्स लग रहा है, ये F3 तीसरा फोर्स लग रहा है, यहाँ पर F4 चौथा फोर्स लग रहा है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, कॉन्करेंट फोर्सेस है। मतलब अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से कितने भी फोर्स लग रहे हैं, जरूरी किधर भी मालूम लग सकता है ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से दोस्तों, ये क्या होते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस होते हैं अपने। तो वही मैंने यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मीट एट अ पॉइंट, अगर सारे फोर्सेस हैं, अगर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं दोस्तों और एक्ट थ्रू अ पॉइंट, और इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रखा है इन फिगर F1 F2 F3 F4, ये F1 F2 F3 F4 कॉन्करेंट फोर्सेस होते हैं अपने। और नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस कौन से होते हैं दोस्तों, इफ all the forces acting on a body do not meet at a point, और इस पॉइंट पे नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, और एक्ट थ्रू अ पॉइंट, और इस पॉइंट पे एक्ट भी नहीं कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। और इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं दोस्तों। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कोलिनियर और नॉन कोलिनियर फोर्सेस क्या होते हैं। दोस्तों कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस क्या होते हैं दोस्तों, तो सपोज दैट आप ये देखिए कि आपके पास ये कुछ इस प्रकार की एक बॉडी है, ठीक है, और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दोस्तों ये दे रखा है। मान लो यहाँ पर हमको एक फोर्स दे रखा है, इसका नाम है दोस्तों F1, और इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, इफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन दोस्तों सेम होनी चाहिए। मान लो ये है इसकी लाइन ऑफ एक्शन दोस्तों, ये है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, और इस तरीके से कोई फोर्स लग रहा है, मान लो इस साइड लग रहा है ये F2 फोर्स। तो दोस्तों देखिए सेम लाइन ऑफ एक्शन है, तो अगर ऐसी बॉडी के ऊपर कोई भी सेम लाइन ऑफ एक्शन पे अगर फोर्स लग रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं दोस्तों, तो वो क्या होता है दोस्तों, कोलिनियर फोर्सेस होते हैं, ठीक है। नॉट नेसेसरी थ्रू द सेम पॉइंट, ये जरूरी नहीं है दोस्तों
कि इसी पॉइंट पे लग रहे हो दोस्तों, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे ही लग रहे हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन दोस्तों सेम होनी चाहिए। तो ये कौन से होते हैं दोस्तों, कोलिनियर फोर्सेस होते हैं अपने। तो यहाँ पे देखो F1 एंड F2 क्या है, कोलिनियर फोर्सेस है अपने। और इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, अगर फोर्सेस पे डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है दोस्तों, ये क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर फोर्सेस होते हैं अपने। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कोप्लानर और नॉन कोप्लानर फोर्सेस क्या होते हैं। ये क्या है दोस्तों, अपना बॉडी, और ये क्या है दोस्तों, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। अब दोस्तों हम देखते हैं कोप्लानर और नॉन कोप्लानर फोर्सेस क्या होते हैं। तो दोस्तों देखिए, सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है दोस्तों, ये जेड एक्सिस हमारी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन, कौन से प्लेन में लाई कर रहे हो, सेम प्लेन में लाई कर रहे हो दोस्तों। मान लो ये हमारे पास x था, ये हमारे पास y था, ये हमारे पास z था। तो x और y प्लेन में अगर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, मान लो ये एक फोर्स है हमारा F1 और मान लो ये एक फोर्स है F2, ठीक है। तो इस प्लेन में लग रहे हैं दोस्तों, F कौन से प्लेन में लग रहे हैं दोस्तों, x y प्लेन में लग रहे हैं। मान लो ये हमारा x y प्लेन है दोस्तों। एक्स वाई प्लेन में नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं दोस्तों, F1 और F2, दो नंबर ऑफ फोर्सेस हैं दोस्तों, F1 लग रहा है और F2 लग रहा है। तो ये कौन से फोर्सेस हो गए दोस्तों, कोप्लानर फोर्सेस हो गए। और सपोज दैट यहाँ पर लग रहा होगा एक फोर्सेस, ये हमारा कौन सा हो गया, वाई जेड प्लेन में लग रहा हो, है ना। यहाँ पर मान लो कोई भी फोर्स लग रहा है इस तरीके से, या फिर उल्टा मान लो, कुछ भी मान लो दोस्तों, ये F3, ये F4, इसका नाम दे दो। तो ये कौन से प्लेन में हो गए दोस्तों, जेड वाई या फिर वाई जेड प्लेन में हो गए। तो ये भी दोस्तों कौन से हो गए, कोप्लानर फोर्सेस हो गए। इसी तरीके से दोस्तों ये हमारा एक फोर्स है, ये हमारा एक प्लेन दोस्तों एक्स जेड प्लेन या फिर जेड एक्स प्लेन में, इसमें भी कोई भी फोर्स लग रहा हो किसी भी तरीके का। मान लो ये हमारे पास F5 हो गया, ये F6 हो गया। तो ये दोस्तों कौन से हो गए, कोप्लानर फोर्सेस हो गए दोस्तों अपने। तो कोप्लानर फोर्सेस कौन से होते हैं, अगर सेम प्लेन में लग रहे हो कोई भी फोर्सेस, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोप्लानर फोर्सेस बोलेंगे। वही दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन, अगर सेम प्लेन में लग रहे हैं तो कौन से फोर्सेस होते हैं, कोप्लानर फोर्सेस होते हैं। और जो कि सेम प्लेन में नहीं लग रहे हैं दोस्तों, तो वो क्या हो गए, नॉन कोप्लानर फोर्सेस हो गए। जैसे यहाँ पर F2 और F5 की अगर हम बात करें अलग अलग प्लेन में दोस्तों, तो ये कौन से फोर्सेस है, नॉन कोप्लानर फोर्सेस है। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने इन फिगर F1 एंड F2 और F3 और F4, F1 और F2 और F3 F4 ये हो गए। ऐसे F5 और F6 ये क्या हो गए, कोप्लानर फोर्सेस हो गए अपने दोस्तों। तो इन द लाइन ऑफ एक्शन द फोर्स डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड नॉन कोप्लानर फोर्सेस। जो सेम प्लेन में नहीं लग रहे दोस्तों, उनको क्या बोलते हैं, नॉन कोप्लानर फोर्सेस बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखिए, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है कि मान लो हमारे पास 4 फोर्सेस हैं, 1 2 3 4, है ना, P1 P2 P3 P4। अब ये 4 फोर्सेस हैं। अब 4 फोर्सेस को हमने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया, ठीक है। 4 फोर्सेस को मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया। जैसे देखो दोस्तों, देखो पहले पॉलीगॉन ऑफ लॉ ऑफ फोर्सेस देख लीजिए आप लोग, कि जब मैं 4 फोर्सेस इस तरीके से लगाता हूँ या किसी भी तरीके से मैं फोर्सेस लगाता हूँ, हो सकता है 4 से ज़्यादा भी हो, लेकिन जब उसका जो रिजल्टेंट मिलता है, जैसे देखो यहाँ पर P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है। अगर मैं इसका रिजल्टेंट फाइंड करना चाहूँगा, तो जो इस लाइन को कंप्लीट करेगी, यानी कि इस जो बॉक्स है आपका, जो सिमेट्री है दोस्तों, अगर इसको दोस्तों कंप्लीट जो करेगा, है ना, क्लोज करेगा, वो इसका रिजल्टेंट होता है। और ये क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। जैसे सारे फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये रिजल्टेंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस कहता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मान लो हमारे पास, देखो ये कॉनकरेंट फोर्सेस होने चाहिए, यानी कि एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखो मान लो यहाँ पर ये P1 फोर्स है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा P1 फोर्स अपना बना लिया। अब P1 और P2 फोर्स ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। तो देखो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, P2 फोर्स को ऊपर ले गया, दोनों के बीच का एंगल हमने अल्फा बना लिया। इसी तरीके से देखो दोस्तों, P2 और P3 फोर्स है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, बीटा।
तो देखो P2 से मैंने P3 डिजाइन किया है ना, और बीच का एंगल क्या है आपका बीटा। इसी तरीके से मैंने P3 और P4 बनाया, P3 और P4 बनाया मैंने। देखो यहाँ P4 नीचे ले आया, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो कहीं इस तरीके से इतना एंगल आएगा इसका, ठीक है। तो इस ये मैंने यहाँ बना दिया। अब इसको जो कंप्लीट करा यानी क्लोज करा है वो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है दोस्तों, रिजल्टेंट। ये आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस बोलता है। तो बेसिकली हमें जो कंप्लीट करते हैं वो हमारा रिजल्टेंट होता है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि रिजल्टेंट फाइंड करिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हो, जैसे इफ नंबर ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस, अगर कॉनकरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, मीटिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पॉइंट, या फिर एक पॉइंट पे दोस्तों साइमल्टेनियसली कॉनकरेंट फोर्सेस मिल रहे हैं, जैसे यहाँ एक पॉइंट था, बहुत सारे फोर्सेस मिल रहे हैं, रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ पॉलीगॉन। और ये इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, बाय द साइड ऑफ अ पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर, द रिजल्टेंट रिप्रेजेंट द क्लोजिंग साइड। तो इसका जो रिजल्टेंट है दोस्तों, देखो यहाँ पर लिखा है ना, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट द क्लोजिंग साइड, जो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट द क्लोजिंग साइड ऑफ अ पॉलीगॉन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। और इसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए दोस्तों, अपोजिट होना चाहिए। तो यही आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस होता है। और देखिए कितना सिंपल है ना। आप लोग फालतू में परेशान होते हो, बहुत सिंपल है। अब आइए दोस्तों हम इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमें न्यूमेरिकल दे रखा है वो देखो ये दे रखा है, कॉन्करेंट फोर्सेस 2 √3 5 √3 एंड 2 किलो न्यूटन एट अ पॉइंट एट एन वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है, टुवर्ड्स द रिमेनिंग 5 एंगुलर पॉइंट डिटरमिनाइंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। यानी कि देखो ये हमारे पास कितने फोर्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 हमें फोर्स दे रखे हैं। तो मान लो मैंने ये 5 फोर्स बना लिए। देखो यहाँ पर एक हमें 2 है ना, 2 किलो न्यूटन का दे रखा है, फिर हमको √3 का दे रखा है, फिर हमको 5 का दे रखा है, फिर हमको √3 का दे रखा है, और फिर 2 का दे रखा है। तो अगर मैं रिजल्टेंट इसका फाइंड करूँगा तो दोस्तों आपको पता है कि रिजल्टेंट क्या होगा, जो इसको क्लोज कर रहा होगा। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मैंने अभी आपको बताया। अब इसको देखो एक तरीका तो ये है कि सारे फोर्सेस हैं, जैसे इसको रिजॉल्व कर लो, जैसे ये वाला फोर्स है, इसको आप रिजॉल्व करोगे तो √3 cos 60 वगैरह, है ना, फिर इसको साइन में रिजॉल्व करोगे, इसी तरीके सारे फोर्सेस रिजॉल्व करोगे, उसके बाद आप लोग इक्वेट कर दोगे, है ना। तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो। लेकिन इसको एक और तरीके से मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, अब डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा। देखो आपको कैसे करना है कि मान लो हमारे पास, अच्छा मेथड मैं आपको बताता हूँ, हेक्सागोन दे रखा है और यहाँ पर आपको पता है कि हमको फोर्स दे रखे हैं 2 √3 5 √3 और 2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 को 0 डिग्री, है ना, √3 30 डिग्री पर, और 5 60 डिग्री पर, फिर 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री, इस तरीके से मैंने ले लिए एंगल्स। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको पता है कौन से होते हैं, जो cos थीटा लगता है ना। वर्टिकल फोर्सेस में हमारे क्या होते हैं, साइन थीटा लगता है। तो देखो यहाँ पर जो थीटा है अपना कितना है, 0 डिग्री दे रखा है। तो मैंने 2 cos 0 ऐसे √3 cos 30, 5 वो cos 30 cos 60, √3 cos 90, 2 cos 120, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गए। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो देखो कितना आएगा। देखिए दोस्तों आपको सामने कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं। ये हमारे पास कितना है, cos 0, है ना, जो भी आएगा हमारा 1 होता है और मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये तो हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास 2 आ गया, प्लस अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा दोस्तों कितना आएगा, ये आपका cos 30 मल्टीप्लाई बाई √3, ये दोस्तों हमारे पास आ गया 1.5। ऐसे यहाँ करूँगा तो मैं कितना आएगा, cos 60 मल्टीप्लाई बाई 5, हमारा 2.5 आ गया दोस्तों ये। इसी तरीके से यहाँ कर लो, cos 90 मल्टीप्लाई बाई √3। तो दोस्तों ये तो आपका 0 आ गया। यहाँ कर लो cos 120 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपका माइनस का 1 आ गया दोस्तों। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, फटाफट से ऐड कर लूँ सबको, 2 प्लस 1.5, है ना, प्लस 2.5, फिर माइनस का 1। तो ये हमारे पास निकल कर आ गया दोस्तों, समीशन ऑफ H हमारे पास निकल कर आ गया 5, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग समीशन ऑफ वर्टिकल, यानी कि सारे वर्टिकल जो हमारे फोर्सेस हैं उनका सम करेंगे।
देखो साइन 0 इस तरीके से कर लो, साइन 0 कितना होता है 0, तो ये टर्म तो आपको 0 हो गया। साइन 30 कितना होता है आप बताओ, साइन 30 आपका हो गया, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करूँगा अंडर रूट 3 का, ये आपका आ गया 0.86। इसी तरीके से ये कर लो आप लोग, साइन 60 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आपके पास आ जाएगा 4.3, ठीक है। ऐसे ही देखो कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये साइन 90 है, देखो ये साइन 90, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट थ्री कितना आ गया 1.73। इसी तरीके से आप लोग ये करो, देखो साइन 120 मल्टीप्लाई बाई 2, हमारे पास कितना हो गया 1.73। अब इसको हम लोग ऐड कर दो 1.73, देखो 1.73 प्लस 1.73 है ना, फिर 4.3 प्लस 0.86, ठीक है, ये आपके पास आ गया 8.62। कितना आया 8.62 निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट हमें फाइंड करना हो, तो रिजल्टेंट क्या होता है दोस्तों, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमारे पास 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो आप लोग ऐड कर लो, देखो 5 का स्क्वायर माइनस वर्टिकल फोर्स 8.62 है हमारे पास, 8.62 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो आंसर आया इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस करना है, माइनस नहीं करना दोस्तों, एक मिनट रुक जाओ। 5 का स्क्वायर प्लस 8.62 का स्क्वायर, जो भी आंसर आए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका अंडर रूट निकाल दें, कितना है 9.99। तो रिजल्टेंट आपका 9.96 इतना आया, तो अप्रॉक्स हम लोग 10 किलो न्यूटन मान सकते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट निकल कर आ गया, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था। अगर मैं tan थीटा निकालना चाहूँगा, है ना, एंगल, तो देखिए थीटा कितना निकलेगा, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, ठीक, वर्टिकल हमारे पास कितना है 8.62, तो यहाँ कर लो 8.62 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे पास कितना है 5 कर लो, कितना निकल कर आया क्या, ठीक है 1.724, अप्रॉक्स आया 1.724। तो ये इसका मैं क्या कर दूंगा, इनवर्स कर दूंगा। अगर मैं थीटा निकालना चाहूँगा तो देखिए इसी का मैं 10 इनवर्स कर दूंगा, देखो ये दबा के, नहीं शिफ्ट दबा के इनवर्स दबाए, 10 इनवर्स 1.724, तो अप्रॉक्स निकल कर आ गया 5.9, है ना, 59.88। तो इसको मैं 60 डिग्री मान लेता हूँ, तो ये हमारे पास थीटा निकल कर आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट और एंगल फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का, है ना। यहाँ जो हेक्सागोन आपको दे रखा था इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।